नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज एक स्पेशल एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और एनालिसिस ये है कि नरेंद्र मोदी इस समय विदेश दौरे पर हैं। पहले वो पोलैंड गए थे और उसके बाद यूक्रेन में हैं। आज शायद उनकी वहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, उनसे मुलाकात भी हुई है। खैर, वहाँ मुलाकात से पहले जो जेलेंस्की ने जो बयान दिया था वो बहुत ही छींचा लेदर करने वाला बयान है। नटसेल में मैं दो बातों में से आपके सामने रख रहा हूँ। जेलेंस्की ने जो हिंदी में हम उसका रूपांतर कर सकते हैं, जो हमें समझ आई है, वो ये है कि हम रसिया से टकराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हमें किसी की परवाह नहीं है। यह संदेश जेलेंस्की का पश्चिमी देशों के लिए है, जो एक बड़ा समूह लेकर के उसे जगह जगह से हथियार मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। अमेरिका उसको लंबी दूरी के हथियार नहीं दे रहा है, छोटे छोटे हथियार दे रहा है, उलझाए हुए हैं। उनके लिए दूसरी खबर यह है कि उन्होंने जो बोला है, उनके ही शब्द हैं या रशियन भाषा में, कि हमें उपदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमसे मिलना चाहता है खुले दिल से मिल ले, लेकिन कोई हमें उपदेश दे वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हम रसिया से टकराने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। जेलेंस्की का ये दावा भी एकदम से सच साबित होता है कि जितनी भूमि रसिया ने यूक्रेन की कब्जाई थी, वो सब भूमि जेलेंस्की ने वापस ले ली है और उतने ही क्षेत्र में वो शायद रसिया के कुछ क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस समय पुतिन की हालत ख़राब है और इस बीच हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए हुए हैं, शायद युद्ध रुकवाने, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन राष्ट्रपति का जो बयान आया है कीव पहुंचने से पहले, मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री कीव गए हुए हैं 10 घंटे की जो रेल यात्रा के जरिए, कीव में ही जेलेंस्की रहते हैं। मोदी के पहुंचने से पहले जो उन्होंने बयान दिया है, इसके मायने क्या हैं? इसका मतलब जैसे उन्होंने कहा कि हमें किसी उपदेश की ज़रूरत नहीं है। शायद मोदी शांति वार्ता लेकर गए होंगे, लेकिन जेलेंस्की कह रहे हैं हमें कोई शांति दूत की ज़रूरत नहीं है। अब ये किस पर फिट होता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आमतौर पर जो जर्नलिस्ट समझते हैं, मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं जो समझता हूँ वो ये है कि जो शांति दूत की भूमिका में नरेंद्र मोदी गए हैं, उनके लिए ये पूरा संदेश है। चूँकि मोदी कहेंगे कि युद्ध रोक दो, शांति समझौता कर लो, लेकिन जेलेंस्की तो कह रहे हैं कि हमें रसिया से कोई डर नहीं, रसिया को हम देख लेंगे, हमारे पास पूरी ताकत है, हम लड़ने में पूरी तरह से सक्षम हैं। तो एक तो ये खबर आपको देनी थी। दूसरी खबर ये है कि हमारी जो वर्तमान सरकार है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चला रहे हैं, इस सरकार में खटपट के संकेत मिलने लगे हैं और इस खटपट के चलते नरेंद्र मोदी चुप नहीं है, अमित शाह भी चुप नहीं बैठने वाले। उनकी 240 की संख्या से वो घबराए हुए हैं और वो चाहते हैं कि दिवाली के बाद जब 6 महीने पूरे होने वाले हों सरकार के, उससे पहले ही अपनी पूरी भरपाई कर लें और 272 का आंकड़ा पार कर लें। लेकिन ये आंकड़ा आएगा कहाँ से? उसके लिए ही मैं आपको ये एनालिसिस प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा बिहार के रामविलास पासवान के लड़के की। उसको 5 सीटें मिली थी समझौते में, उसने 5 सीटें जीत ली। इसका मतलब उसका रुतबा है, 100% और भी सीटें मिल जाती तो वो भी जीत सकता था जैसा, और उसी के चलते वो नरेंद्र मोदी का हनुमान बना हुआ है। कई मामलों में वो मेरे प्रिय नरेंद्र मोदी कहता हुआ सुना गया है वीडियो में। खैर, अच्छी बात है, इज्जत करता है। नरेंद्र मोदी उसके पिता रामविलास पासवान के पैरेलल है, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। खैर, अब ये बात चल रही है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान है, वो टूट करके पूरी तरह से मर्जर भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगी। इस तरह से
नरेंद्र मोदी की संख्या बढ़कर के 245 हो जाएगी। अब बात आती है राष्ट्रीय लोकदल की। सारा खेल छोटी छोटी पार्टियों के ऊपर चल रहा है। मैं आपको बताऊं, केंद्रीय मंत्री हैं, कल एक मैं बयान पढ़ रहा था राष्ट्रीय लोकदल के जो चौधरी साहब हैं, जयंत चौधरी, छोटे चौधरी, उन्होंने कहा कि जल्दी ही हम अपना काम दिखाएंगे और उनका ये कहना था कि 2027 से पहले योगी को हटा दिया जाएगा, योगी खत्म हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं आपको बता दूं, दुश्मन का दुश्मन मित्र हो जाता है कभी कभी। भले ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी की आदित्यनाथ किरकिरी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उनके ऊपर कोई और उंगली उठाए, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पसंद नहीं है। ये बयान शायद उल्टा पड़ सकता है और कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि राष्ट्रीय लोकदल के जो 2 सांसद हैं वो निश्चित तौर पर मर्जर की तरफ होंगे और इस तरह से पार्टी 247 पर पहुंच जाएगी और राष्ट्रीय लोकदल 0 पर आ जाएगा। वो केवल राज्यसभा में सदस्य हैं जयंत बाबू, और फिर उनसे ये पद भी छीना जा सकता है। जो भी है वो, देखिए, मैं ये मत कहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वही परम सत्य है, लेकिन इस पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सबके सामने है, मेरे भी सामने है, मेरे दर्शक भाई बहनों के सामने भी है। शिंदे गुट टूट करके आया शिवसेना से, और एक शिवसेना अच्छी भली पार्टी थी, उसके चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ से वो उनको दगा दे करके इधर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया और चीफ मिनिस्टर बन बैठे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कब क्या हो जाए। राजनीति में तो वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं होती। आपको मालूम है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार शायद 15 दिन चली थी, 96 के आसपास, मुझे भी ध्यान नहीं है, लेकिन उसी दौर की बात है। एक प्याले में तूफान आ गया था, तब भी एक सरकार गिर गई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं राजनीति में। भजनलाल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, 45 में से 40 विधायक लेकर के लोकदल छोड़ करके वो कांग्रेस में आ गई, सरकार बन गई, बिगड़ गई, रातों रात पता नहीं चला। एक हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस समय राज्यसभा में पदेन अध्यक्ष का पद संभालते हैं, वो भी 24 घंटे के लिए चीफ मिनिस्टर बन गए। राजनीति में सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज फाइनल। अखिलेश यादव ने अपने ही पिता को पार्टी से निकाल दिया था, मुलायम सिंह ने अपने ही बेटे को पार्टी से निकाल दिया, अपने भाई को पार्टी से निकाल दिया। ये परिस्थितियां जन्य चीज़ें होती हैं, इस पर कोई ये नहीं होता कि कोई खूंटा गड़ गया है किसी का। चूँकि ये मामला दुश्मनी, पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है, विचारधारा की लड़ाई होती है और फिर विचारधारा के साथ साथ समाप्त हो जाती है। काशीराम बहुत ही लर्नड व्यक्ति थे, बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक उनका जो वोट या राजनीति करने का तरीका था वो बहुत शानदार था। उन्होंने मुलायम सिंह से हाथ मिला करके भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीन ली थी 1993, और उन्होंने समझौता किया कि 6-6 महीने के लिए हम बन जाएंगे। लेकिन वो परिस्थिति ऐसी आ गई, मायावती ने साथ छोड़ दिया और विधायकों को लेकर के अलग हो गई, मुलायम जी की सरकार कर गई। तो ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और वो सब बदल जाते हैं तत्काल। जहाँ मौका देखा वहीं पर आदमी फिट हो जाता है। अब जिस व्यक्ति ने इंडिया गठबंधन बनवाया, नीतीश कुमार, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होते होते वो इतना या तो महत्वाकांक्षी हो गया कि इंडिया गठबंधन से आउट ही हो गया। लालू जी के साथ उसका संबंध चल रहा था, वहाँ से छोड़ करके बीजेपी में चला गया। कौन कह सकता है कब कौन कहाँ बदल जाए।
तो इसीलिए अब मैं फिर आता हूँ जयंत चौधरी की बात को लेकर के, फिर मैं बात करता हूँ शिंदे पार्टी, शिंदे गुट की, जो महाराष्ट्र में 7 सीटें हैं उनके पास। यदि शिंदे को चीफ मिनिस्टर बने रहना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मान लो बाई दी वे चुनाव में स्थिति ऐसी बनती है कि सारी पार्टियां मिल मिला करके फिर वो चीफ मिनिस्टर बनाना चाहेंगी, तो शिंदे को यदि चीफ मिनिस्टर बने रहना है तो अपनी पार्टी जो शिवसेना है, मूल शिवसेना जिसका धनुष बाण चिन्ह है, वो भारतीय जनता पार्टी में मर्जर करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लोग चाणक्य कहते हैं, कुछ तो चाणक्यता है ही उनके अंदर, कुछ ना कुछ तो है। तो वो देखने को भी मिलती है, पिछले 10 सालों में हम यही देख रहे हैं। झूठ के पुलिंदे पढ़ते हैं, कसीदे करते हैं और उसी पर जनता पागल हो जाती है, उनको वोट दे देती है। लोगों से उन्होंने कहा भाई 10 लाख 15 लाख रुपया देंगे, आपके खाते में आ जाएगा। पब्लिक पागल हो गई और 15 रुपये भी नहीं आए किसी के खाते में। बाद में कह दिया गया अरे ये तो जुमला था। पब्लिक उसको भी समझ गई कि जुमला था, लेकिन फिर भी उसने वोट देने की ठानी। और तब उन्होंने 2019 में जो चुनाव था उसमें पुलवामा हो गया, और पुलवामा में सैनिकों की जो 45 लोग मरे थे उसको भुना करके वो फिर एक बार सत्ता में आ गए। तो कुल मिलाकर के कहना ये है कि जिसको सत्ता की चाशनी हाथ लग जाए वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। शिंदे का भी यही हाल हो सकता है। अब मैंने अभी तक 247 बोले थे, अब 254 हो गए। यदि वो पार्टी 1-2 सांसद शायद उसका भी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है इस समय शरद पवार का भतीजा, वो भी उसे भी मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ईडी में बड़ी ताकत होती है। वो देर सवेर अभी नहीं, तत्काल नहीं होगा तो बाद में ईडी दबाव बनाएगी तो वो भी आ जाएगा। लाइन में 258 हो गए। धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊं, जिन 2 बड़ी पार्टियों का जो खेला चल रहा है, जिनके बलबूते पर सरकार चल रही है, उसमें नीतीश कुमार सबसे अव्वल नंबर पर हो रहे हैं उनके। यदि नीतीश कुमार के हाथ से अब पार्टी जा चुकी है, उनके हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति इस समय कार्यकारी अध्यक्ष है वो आरएसएस, बेसिक आरएसएस के व्यक्ति हैं। पार्टी बढ़ चुकी है, एक आरएसएस मोड पर है, दूसरी सेकुलर समाजवादी विचारधारा पर। तो उसमें से अधिकांश 1-2 को छोड़ करके बाकी सबके सब, क्योंकि सत्ता की चाशनी सबको चाहिए। मैं समझता हूँ 1-2 सांसद रह जाएंगे तो 10 मान के चलिए। अब वो 58 के बाद थे, 68 हो गए। अब उन्हें 4-5 सांसद और चाहिए, 6। उसमें आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है उसको तोड़ना वैसे बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब नवीन कुमार पटनायक हैं, उनका जैसा हाल इनका भी होने वाला है अपने नीतीश बाबू का। तो इस तरह से कुल मिलाकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो अपना 272 का आंकड़ा पार कर लिया। जिस दिन 272 का आंकड़ा पार कर लिया, बस फिर मोदी जी को कौन रोक सकता है। फिर ईडी सक्रिय, सीबीआई सक्रिय, सारे लोग सक्रिय हैं। फिर तो मैं समझता हूँ कि पार्टी तोड़ना 2-2 मिनट का काम हो जाएगा। पार्टी में मर्जिंग करना 2-2 मिनट का काम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब मर्ज हो गए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहीं पत्र जारी कर दिया, खत्म कहानी। इसीलिए तो जब सरकार बनी थी तब बार बार ये बात आ रही थी, जो चंद्रबाबू नायडू में बार बार ये कह रहे थे हमें लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए। उनको ये था कि मेरी पार्टी ना तोड़ लें। अब पार्टी तो टूटेगी बाबूजी, क्योंकि आप लोगों ने, नीतीश बाबू ने और आपने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नाक में दम कर रखा है। आप लोगों को हर महीने चंदा चाहिए, किस्त चाहिए अपने प्रदेशों के लिए। अब मोदी जी पर कोई खजाना थोड़ी गड़ा हुआ है भाई, जब पैसा आएगा तो दिया जाएगा। अपनी जेब से तो मोदी जी देने से रहे, भले ही सरकार गिरा दो चाहे कुछ भी कर लो। तो कुल मिलाकर के इनकी जो नाक में दम है, भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी तौर पर बहुत परेशान है। मैं आपको ये दोनों नेता रोज अपना काम छोड़ करके दिल्ली आ जाते हैं, फ़ोन घुमा देते हैं। फ़ोन उठाना बड़ी मजबूरी है, फ़ोन नहीं उठाएंगे उसी दिन सरकार गिरा देंगे। दूसरी बात, अभी जो बिल ठंडे बस्ते में डाले गए,
एक्ट है उसको वापस ले लिया और कमेटी के पास भेज दिया। एक ब्रॉडकास्टिंग बिल भी है, उस पर बहुत गहराई से नज़र है भारतीय जनता पार्टी की, खास तौर पर अमित शाह, नरेंद्र मोदी की, क्योंकि उसमें तमाम ऐसे जो पत्रकार हैं जो खुले रूप से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टारगेट करते हैं। मतलब टारगेट से मतलब यह है कि खुली जो खबरें हैं उनको दिखाते हैं, बात करते हैं। अब उनमें रवीश कुमार है, अभिषेक शर्मा है और भी बहुत सारे हैं, मैं किन किन का नाम लूँ, हम भी मुखर होकर के पूरी बात करते हैं। तो इस वजह से ऐसे ब्रॉडकास्ट बिल को भी उन्होंने अभी वापस ले लिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन जब इनकी सत्ता आ जाएगी, 272 पूरा हो जाएगा, उसी दिन ये सारे बिल पास करा लिए जाएंगे। लोकसभा में बहुमत हो जाएगा, राज्यसभा में जोड़ तोड़ करके वहाँ तो आपको मालूम ही है कि 100 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, सारे बिल पास करा लिए। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के ये सब जो कहानियाँ चल रही हैं बहुत ही अजीबोगरीब हैं। और जो पार्टियाँ छोटी छोटी हैं ना, कहते हैं ना बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। और दूसरी एक और कहावत होती है, मरता क्या नहीं करता। ये बात सही है। नरेंद्र मोदी इस समय वही स्थिति है कि मरता क्या नहीं करता। उनकी नाक में दम हो चुका है। ये दो राज्य बिहार और आंध्रा के चीफ मिनिस्टर रोज़ाना उन्हें तंग करते हैं, फ़ोन करते हैं, उन्हें किस्त चाहिए हर महीने, हमें पैसा दीजिए, हमें पैसा दीजिए। जिस दिन पैसा नहीं देंगे वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने भी पूरा तय कर लिया है कि ये कहानी हम जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। पहले लेकिन वो छोटी छोटी पार्टियों के जो लोग हैं, निर्दलीय हैं, उनको अपने कब्जे में करना चाहते हैं। उसके बाद फिर पूरी जो भी टूटने वाली चीज़ें होंगी उन्हें तोड़ डालेंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि संसद में इस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहुत शानदार तरीके से प्रदर्शन कर रही है, बातचीत करती है, मुद्दे उठाती है। इन मुद्दों की वजह से भी वो परेशान हैं। वो चाहते हैं कि यदि हमारे पास सत्ता, संपूर्ण सत्ता हमारे हाथ, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ जाए तो फिर हमें कोई हिला नहीं सकता। ये उनका काम चल रहा है। तो या तो फिर ये है कि नरेंद्र मोदी का कदम उठाने से पहले ही ये दोनों पार्टियां चेत गई और इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो फिर ये बच सकती हैं। अन्यथा की स्थिति में इन पार्टियों का मर्जर होना बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी किसी के सहारे सत्ता चलाने के ना तो आदी हैं और न वो चला सकते हैं, ये भी बात है। उन्हें पहली बात तो शौक़ नहीं है, दूसरी बात उन्हें अनुभव नहीं है। इसलिए अब इस समय वो बिल्कुल चुप है। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, कोई जवाब नहीं, किसी का नहीं। अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, कोई जवाब नहीं किसी चीज़ का। विपक्ष क्या मुद्दे उठा रहा है, कोई मतलब नहीं। कांग्रेस कश्मीर में घूम रही है पूरा, वहाँ पर एक एक व्यक्ति जो कांग्रेस के गीत गा रहा है। हरियाणा का चुनाव है, तो ये सब अभी थोड़े थोड़े गैप के चक्कर में ये सारी कहानियाँ सामने लाई गई हैं कि पहले हरियाणा देख लें और कश्मीर देख लें कि हमारा क्या रुतबा रहता है। उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव कराना ही है। मैं समझता हूँ दिवाली के बाद हर हालत में दोनों राज्यों में चुनाव होगा, झारखंड और महाराष्ट्र में, क्योंकि उनकी डेट पूरी हो रही है और संविधान के हिसाब से वो उनको चुनाव कराना ही होगा। तो मैंने आपके सामने आज 2 खबरें रखी और उसमें एक खबर और मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। अनिल अंबानी के खिलाफ शायद 25 करोड़ का ईडी ने जुर्माना लगा दिया है और उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी खबर है और वो कहीं कोई काम नहीं कर सकते, इस तरह की एक चीज़ें हैं। बाकी तो आपको मालूम है कि देश प्रदेश में सब कहानियाँ चल रही हैं। चारों तरफ रेप की घटनाएं सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। कल आगरा में रेप हुआ था, उससे पहले मुरादाबाद में हुआ था, उससे पहले बदलापुर में हुआ था और फिर कलकत्ता की कहानी तो अभी सबके सामने है। और
बाकी छोटी मोटी खबरें हैं उनका मैं समझता हूँ कोई मकसद नहीं है। वैसे नेपाल में आज बड़ी त्रासदी हुई है, एक बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें करीब 40-45 लोगों की मौत की खबर है। तो खैर, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर टिप्पणी करें, लिखें और मुझे सुझाव भी दे सकते हैं कि आप वीडियो किस तरह से प्रस्तुत करें, क्या करें, या ये भी कह सकते हैं कि आपकी बात में अभी कुछ बात रह गई है, आधी अधूरी है। ये चीज़ आप हमें लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि चैनल जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमको मज़ा नहीं आएगा, और हमारे इस चैनल को लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।